गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज अनदर लेक्चर ऑफ इंग्लिश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं, जिस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, वो आपकी इनर कॉन्शियस को आज जिंदा कर देगा। एक सोच उजागर करेगा आपके मन में, जो शायद अभी तक कहीं सोई हुई है, कहीं खोई हुई है, जो शायद हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या तो फिर हम देखकर भी अनजान बनते हैं। बच्चा लोग, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, बिफोर वी मूव अहेड टू टुडेज टॉपिक। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई दुख होता है, कोई ना कोई अफसोस होता है। तो आपकी जिंदगी का दुख क्या है? I'll ask one by one and I'll start with माधव। माधव, आपकी लाइफ का दुख क्या है? सर एक्चुअली मतलब ऐसे तो हो सकता है। मतलब ऐसे एक दुख है कि मतलब दादाजी ऑफ हो गए थे और मतलब उनकी ऐसे अच्छी सेवा नहीं कर पाए। Okay, so मतलब कोई कमी रह गई ऐसा लगता है। हाँ, see that can be, जैसे किसी बच्चे के पास उसके माता पिता ना हो, माता या पिता में से कोई एक ना हो, या दादा दादी में से कोई एक ना हो, तो जीवन का दुख तो रहता ही है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपकी लाइफ का दुख क्या है। देन आई विल मूव टू आश्वी। आश्वी बेटा, आपको किस चीज का दुख है? यस, दुख तो सी, कई बार ऐसा भी दुख होता है कि कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता। मतलब मैं करने अच्छा जाता हूँ, हो बुरा जाता है। मेरे यार सर, ऐसा होता है। मेरे इंटेंशन की कोई कदर ही नहीं है। इंटेंशन अच्छा होता है लेकिन सब लोग गलत समझते हैं। ओके, तो आपकी ट्रबल ये है कि आप काम तो अच्छे इंटेंशन से करते हैं, लेकिन हो गलत जाता है। Am I correct? Yes, sir. Okay. वृंदा? यस सर। आपकी जिंदगी का दुख? सर ऐसा अभी तो कोई ऐसा दुख हुआ नहीं है। ओके। ध्रुमल? आपके जीवन का कौन सा दुख है ध्रुमल? ध्रुमल टाइप करके रिप्लाई कर रहे हैं। आई थिंक माइक के इश्यूज है उनको। अब 1-2 सेकंड ठहरना पड़ेगा ध्रुमल का, जब तक रिप्लाई आता है। ध्रुमल बोलता है सर वो तो सोचना पड़ेगा। अभी तुम्हें टाइम देते हैं, तब तक हम दूसरों के पास जाते हैं, आखिर में आपके पास वापस आएंगे। जय, किस चीज का दुख है? सर ऐसा तो कोई दुख नहीं है। कोई दुख नहीं है, चलो ठीक, फाइन। प्राक्षी? बेटा प्राक्षी, कोई दुख जैसे लगता हो कि यार सब कुछ है लेकिन ये नहीं है? नो सर, अभी तक तो नहीं। ओके। रिया? रिया, जब अकेले रिया हो मेरे पास, तो वैसे 2 रियाएं होती हैं, बट दूसरी रिया ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द सरनेम ऑफ मोदी। आज रिया रिया ही है। बोलिए रिया। नहीं सर, ऐसा तो कोई दुख नहीं है। ओके। रुद्र? सर ऐसा तो कोई दुख नहीं है, पर ऐसा होता है कि ये टीनेज है तो वी शुड लिव एट अ मोस्ट, बस ये कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा है। ओके। हाँ, दुख कोई भी हो सकता है। जैसे भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई में और मुझ में बायस है। मेरे पेरेंट्स मेरे भाई को ज्यादा फेवर करते हैं, मुझे कम। या मैं साइंस नहीं लेना चाहता था, फोर्सफुली करवा दिया गया। या फिर मैं इंजीनियरिंग नहीं लेना चाहता था लेकिन मुझे बायो लेने नहीं दिया गया। तो कई हो सकते हैं। देन ऐसा भी हो सकता है कि टेस्टी खाना नहीं मिलता, या मेरे फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन पे नहीं जा पा रहा। सांप्रत, आपका क्या दुख है? सर सच बताओ तो होमवर्क बहुत ज्यादा मिलता है ट्यूशन से, स्कूल। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। यार साइंस वाले बच्चों को दिन रात पढ़ना पड़ता है, तो कोई ऐसा क्यों नहीं बोला? थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट सांप्रत।
तो भाई साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की सबसे बड़ी शिकायत तो यही होती है कि सर टाइम ही नहीं मिल रहा। इंसान की जिंदगी जी रहे हैं कि रोबोट की जिंदगी पता ही नहीं है। सुबह उठो पढ़ो, रात हो जाए पढ़ो, सिर्फ वो 6 घंटे जो नींद मिलती है वही ठीक होती है, बाकी टाइम तो प्रेशर में जी रहे हैं। सावन, आपको क्या लगता है जीवन का दुख क्या है? सर मेरा नाम स्तवन है। हाँ सॉरी भाई, मैं स्तवन, आप बताओ, सॉरी मुझसे गलती हो गई। यही दुख है कि लोग सावन बोल देते हैं। कुछ दुख नहीं है मेरे को तो। हाँ स्तवन, यही दुख है कि लोग स्तवन की जगह स्तवन बोल देते हैं। नहीं। ओके वंशिल। सर सांप्रत जैसा ही है। सेम, होमवर्क बहुत मिलता है। अब आते हैं ब्रज के पास। ब्रज, आपको क्या लगता है किस चीज का दुख है जीवन में? तो वही होमवर्क होमवर्क बहुत मिलता है। कॉमन फैक्टर निकल आया सबके बीच में। ये तो साइंस स्ट्रीम के बच्चों का कॉमन प्रॉब्लम होगा। रुद्र, अब आपकी, सॉरी ध्रुमल भाई, अब आखिरी में आ गए हो आप, बोलो जल्दी बोलो, क्या दुख है? सोच लिया होगा उम्मीद करता हूं अभी तक। Guys, you are going to love his answer. He's saying, sir, साइंस ले लिया वही दुख है, लेना ही नहीं चाहिए था। Anyways, हम सबने अपने दुखों के बारे में बात की। बेटा, मैं जिस टॉपिक के बारे में आज आपसे बात करूंगा वो दुख के प्रति आपका नजरिया ही बदल के रख देगा। मेरा यकीन रखिएगा, आज के टॉपिक के बाद आपका दुख के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। रिया पंचाल हैज आल्सो जॉइंड अस। तो हम सबके जीवन में दुख है, ये तो सत्य है। गुरु नानक कह गए, नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में जो भी व्यक्ति है वो दुखी ही है, कोई ना कोई दुख है। जैसे जीवन में दिन रात आते हैं, सर्दियों के बाद गर्मियां आती हैं, उसी तरह से सुख के बाद दुख आता है। लेकिन हम सबके जो दुख है वो इंटेलेक्चुअल्स टाइप ऑफ दुख है। कोई मुझे समझता नहीं है, मैं हॉलीडे पे नहीं जा पा रहा, मुझे काम बहुत करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के ऐसे दुख। लेकिन आपको बता दूं, संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी, पॉवर्टी। मैं उसके 2 एग्जाम्पल आज आपको दूंगा और वो आपके अंदर, जैसे मैंने कहा था ना बेटा, आज आपकी कॉन्शियसनेस हिल जाएगी बेटा। आपको एहसास होगा कि ये मतलब किस तरह की तकलीफें हैं, किस तरह का दुख है। मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास कुरियर की एजेंसी है। आपके घर पे अलग अलग प्रकार के जो पार्सल्स और डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना बेटा, कुरियर सर्विस के थ्रू, उसी तरह। और उसके स्टाफ में एक लड़का काम करता है जो कुरियर बॉय है, जो पार्सल डिलीवर करता है जगह से जगह तक। उसका नाम रवि है। तो ये जो घटना है ये 4 साल पहले घटी थी। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मेरी रूह कांप गई। 4 साल पहले रवि की मां को पेट में अचानक दर्द हुआ। रवि के परिवार में कौन कौन है मैं वो भी बता दूं आपको। रवि, रवि की पत्नी, रवि की बेटी और रवि की मां। रवि की मम्मी को पेट में दर्द उठा, उनको वो ले गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स करवाइए। सो सिविल हॉस्पिटल गए। 16 सिविल में सारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जब एंडोस्कोपी की गई तो उनको पता चला कि उनको लीवर का कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि 4 लाख का खर्चा आएगा और बचने के चांसेस 50-50। अब रवि उस वक्त कुछ उसकी 12,000 रुपए महीना पगार थी। रहने को जो मकान था वो एक कच्चा सा झोपड़ा था, कोई बड़ा मकान नहीं था, पक्का मकान नहीं था। रवि ने पूरी रात रोकर, पूरी रात रोया, क्या करूं, मां का इलाज करवाऊं तो कैसे करवाऊं। पूरी रात रोने के बाद उसने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया कि वो अपनी मां को नहीं बताएगा कि मम्मी आपको कैंसर है।
उसने अपनी माँ को कहा कि मम्मी आपको तो थोड़ा सा पेट में दर्द है, आप ठीक हो जाओगे। और डॉक्टर की दी गई पेन को एब्जॉर्ब करने की दवाई, जिससे पेन थोड़ी देर के लिए इंसान भूल जाता है, पेन किलर जिसको कहा जाता है, वो दवाई शुरू की। 8 महीने बाद रवि की माँ की मृत्यु हो गई। जब ये बातें मुझे पता चली तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं अक्सर मैं दोस्त के ऑफिस जाया करता हूँ, रवि से वहां मुलाकात भी हो जाया करती। तो मैंने रवि से पूछा, यार तू कैसा इंसान है, तू जानता था कि तेरी माँ मर रही है, उसको इलाज की जरूरत है, फिर भी तूने उसका इलाज नहीं करवाया। उसने कहा सर मैं क्या करता, कहां से लाता 4 लाख रुपए। मेरी माँ 60 साल की थी, अच्छी खासी जिंदगी जी चुकी थी। अगर इलाज करा भी लेता, वो बच भी जाती तो कितने साल जीती, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था सर। यहाँ तो मेरी माँ बच सकती थी, या तो दूसरी तरफ मेरा परिवार बच सकता था। और मैंने फैसला लिया कि मेरी माँ तो अब अपनी जिंदगी जी चुकी है, उसे जाने देना चाहिए। कम से कम हम तो जिंदा रहेंगे। क्योंकि अगर घर बेच देता तो मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को कहाँ रखता, क्या करता। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। आपको लग सकता है कि मैं अच्छा बेटा नहीं हूं, मैंने अपनी माँ से मतलब प्यार नहीं करता, मैं उसको बचा नहीं पाया, लेकिन मैंने बहुत सोचा सर, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैं किसी से मतलब कह भी नहीं पा रहा था कि मेरी माँ बीमार है, मुझे 4 लाख रुपए दे दो, प्लीज कुछ करो। तो सोचा नहीं, अब बस उसको जाने दो। अब आप बताइए, है गरीबी से बड़ा कोई दुख? हमारी माँ जो हमारी दुनिया है, वो हमारी आंखों के सामने बीमार हो तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। रवि भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, ऐसा नहीं था, अपनी माँ को वो चाहता नहीं था, लेकिन क्या करता बेचारा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी कहता हूं मैं कि गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है संसार में बेटा। क्या कहते हैं आप लोग, डू यू अग्री कि पॉवर्टी इज बिगेस्ट कैन से ग्रीफ यू कुड एवर हैव इन योर लाइफ? यस सर। यस सर। अब जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ, वो तो मतलब मुझे शर्म आती है उस घटना के बारे में सुन के भी। और आप सब मैच्योर बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, इसीलिए आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। ये समझिएगा और इसका मर्म समझिएगा। ये घटना आपकी रूह कपा देगी मेरे बच्चों। कोविड का टाइम था लास्ट ईयर, याद है? मार्च की 21 तारीख को लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था। 21 तारीख को अनाउंसमेंट हुई थी, 23 तारीख से लॉकडाउन आया था, है ना बेटा? यस सर। उस लॉकडाउन के दौरान शहरों में तो फिर भी मदद पहुंच रही थी, 2 वक्त का खाना लोगों को। कई जगह पे आपने देखा होगा टिफिन सर्विसेज चल रही थी, पार्सल सर्विसेज चल रही थी। गांव के हालात कैसे थे, आइए आपको बताता हूं एक ऐसी सच्ची दुर्घटना जो आपको शर्म से डुबो के रख दी। मैं कोई हक नहीं है कहने का कि हमारा देश क्या कहूं। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक मजदूर का परिवार, पिता पूरे दिन मजदूरी करते हैं, उनकी एक 17 साल की बेटी है और 13 साल का बेटा है। जैसे तैसे करके 2 वक्त का खाना मिल जाता है। कोविड आया, कामकाज बंद हो गया, घर के जेवर वेवर जो भी थे वो बेच के घर चलाने लग गए। 2 महीनों में जितना पैसा था खत्म हो गया। बुराई का जैसे कोई अंत ही ना आ रहा हो।
उस मजदूर को कोविड हो गया और कोविड में उसकी मृत्यु हो गई। अब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, खाना कैसे खाए, घर कैसे चलाए। जो भी सामान था, पिता के अंतिम संस्कार में बहुत खर्चा हुआ। अब ऐसे में मां बीमार, छोटा भाई भूखा है घर पे। तो वो लड़की, मासूम सी बच्ची, नजदीक के पुलिस थाने गई है मदद मांगी कि हमारी मदद कीजिए, मेरे पिता की मौत हो चुकी है, घर में खाने को कुछ नहीं है, हमने सुना है गवर्नमेंट की अनाज की किट बट रही है, तो प्लीज हमें दिला दीजिए। बताते हुए भी बेटा शर्म आती है, दुख होता है। उन दरिंदों ने, उन हैवानों ने उस बेचारी बच्ची के सामने शर्त रख दी कि अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो तुम्हें अपने स्वाभिमान को खोना होगा। तीन दरिंदों ने उस बेचारी बच्ची का शोषण किया, तब जाके उसको उस अनाज की किट दी। सोच, कहाँ है डेवलपमेंट, कहाँ है तरक्की, कहाँ है हमारे देश की प्रगति, जहां आज भी पेट भरने के लिए हमारी बच्चियों को अपना आत्मसम्मान खोना पड़ा। एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए उसका आत्मसम्मान कितना कीमती होता है, किसी को बताने की, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन वो बेचारी क्या कर रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो दुख है ना, वो कुछ नहीं है। हम सबके पास सब कुछ है बेटा। गर्मियों में फैन है, कूलर है, एसी है, सर्दियों में शरीर ढकने के लिए कंबल है, बारिश में हमारे सर पे छत है, 2 वक्त का खाना है, सुविधाएं हैं। कभी उन बच्चों के बारे में सोचो बेटा, उनके पास ये कुछ नहीं है। हमने यूनिट 2 में पढ़ा था ना बेटा कि फिरोजाबाद के बच्चे 18 साल की उम्र आते आते अंधे हो जाते हैं बेचारे। कैंसर से पीड़ित हैं यंग बच्चे। क्या वो इस देश के बच्चे नहीं है? क्या उनको एक उज्जवल भविष्य, एक अच्छा जीवन नहीं मिलना चाहिए? अरे सामने कई सवाल है जिनके हमारे पास कोई जवाब नहीं है बच्चा। एक सरकार की योजना है, आपने शायद नाम सुना हो, मिड डे मील, नाम सुना है आप में से किसी ने? यस सर। क्या होती है योजना, कोई बता सकता है मुझे? सर वो लंच देते हैं बच्चों को ताकि वो स्कूल आए। ये योजना इसलिए नहीं चलाई जाती कि बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाने के लिए योजना नहीं है। आज भी कई सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते। इस योजना के तहत बच्चों को दोपहर का खाना मिलता है, तो माँ बाप बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि कम से कम वो पेट भर खाना तो खाएगा। सोचिए, ये परिस्थिति है मेरे भारत देश की। तो आज हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन बच्चों की दुनिया में जाने वाले हैं जो इन झोपड़ों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, जो स्कूल भी जाते हैं, पूरा दिन मजदूरी भी करते हैं। आप सोचिए, बच्चे की चाहत होती है एक बलून से खेलना, लेकिन वही बच्चा जब सड़क के किनारे वो बलून बेच रहा है तो क्या उसका मन नहीं करता होगा कि मैं भी इससे खेलूं? लेकिन उसका बचपन कुचला जा चुका है, मारा जा चुका है।
स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखित आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा। आप सब लोगों के पास अगर अपना अपना बुक हो तो फटाफट ओपन कर लेंगे बेटा। वी आर स्टार्टिंग स्क्रीन शेयरिंग। पोम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। अब कहानी की कहानी को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कहानी की कहानी को समझते हैं। स्टीफन स्पेंडर भारत आए 1940 के आसपास। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये तय हो चुका था कि भारत को आजादी देनी ही पड़ेगी। अब भारत रुकेगा नहीं। उग्र प्रदर्शन हो रहे थे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1942 में पास कर दिया। उसके तहत यह तय हो गया कि भारत अब आजाद होकर रहेगा। प्रोसेस शुरू होनी थी तो दुनिया भर के लेखक, इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट वो भारत आ रहे थे। उसी दौरान स्टीफन स्पेंडर आए भारत में और वो पहुंचते हैं आज के चेन्नई, उस जमाने के उस जमाने के मद्रास। समझे बेटा? आज जिसको हम चेन्नई कहते हैं उस जमाने का वो मद्रास प्रोविंस था। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्या कहते हैं पोएट और क्या उनका आज समझाने की कोशिश है। कहते हैं फार फार फ्रॉम डस्टी वेव्स दीस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स दे हैड टर्न राउंड देयर पैलेट। कहते हैं आपकी एनर्जी से भरी हुई और ताकतवर दुनिया से कहीं दूर इन बच्चों के चेहरे हैं। कैसे हैं इनके चेहरे? बारिश का सीजन है बेटा, आपके घर में जो पौधों के गमले हैं उनमें कुछ घास उगाती है। आप क्या करते हो उस घास के साथ बेटा? निकाल देते हैं। दैट्स कॉल्ड अनवांटेड ग्रास। ये रूटलेस वीड्स वही, एक ऐसी घास जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। तो पोएट कहते हैं फार फार फ्रॉम डस्टी वेव्स दीस चिल्ड्रन फेसेस। एक तरफ आपके बच्चे हैं जो एनर्जी से भरे पड़े हैं, दूसरी तरफ ऐसे बच्चे हैं जो थके हुए हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, फिर स्कूल भी आते हैं। इनकी हालत एक अनवांटेड ग्रास जैसी है। उनके बाल देखो तो फैले हुए, उनका चेहरा जो है वो पैलर मींस पेल, फीका पड़ चुका, जैसे खून की कमी हो शरीर में, एनेमिक हो चाइल्ड, हेमोग्लोबिन कम हो गया हो। और क्लासरूम में कौन कौन बैठा है? सबसे पहले उनकी नजर जाती है एक लड़की पे, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। एक लंबी सी लड़की जिसका सर झुका हुआ है जिम्मेदारियों से। छोटी उम्र में उसे सिखाया जा रहा है कि तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, खाना बनाना सीखना है, घर संभालना सीखना है। वो बेचारी अपनी समझ बड़ी कर पाए उसके पहले, वो वास्तविकता में बड़ी बन पाए उसके पहले उसकी शादी करवा दी जाए। द पेपर सीलिंग बॉय विथ रेड साइज। एक बच्चा जो एकदम पेपर जैसा कमजोर है, जैसे कागज चल रहा हो, इतना थिन है, पतला है। उसकी आंखें जो है वो चूहे जैसी है। रेड साइज है ना बेटा, इसके दो मायने निकलते हैं। पहला, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा चूहे को फंसाना होता है तो कैसे फंसाते हैं हम लोग? कोई फूड को रख के खाने की लालच से, है ना? चूहा क्यों फंसता है? वो खाने की लालच में फंस जाता है। पॉइंट ये है कि वो हंग्री है, वो भूखा है। दूसरा, रेड साइज इंडिकेट करते हैं उसकी छोटी छोटी आंखें, वो कमजोर है। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अब एक बच्चा उनकी नजर में आता है जिसको एक बीमारी हो चुकी है, पोलियो। 1940s में भारत में बहुत बीमारी थी। आज तो मास वैक्सीनेशन के कारण पोलियो भारत में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उस वक्त की बात है जब पोलियो भारत की एक सच्चाई थी। और ये बीमारी दो तरीके से मिलती थी, या तो अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहो, या तो फिर पिता से बच्चे को विरासत में। A father's gnarled disease is lesson from this death. वो क्या कर रहा है? अपने उस डिजीज को भुगतते हुए अपनी डेथ से लेसन पढ़ रहा है। At back of the dim class, अब ये क्लास जो है वो एनर्जेटिक नहीं है,
सब लोग थके थके से हैं, डिसइंटरेस्टेड है, पढ़ने में इनका ध्यान नहीं है। क्या दिख जाता है? वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक छोटा सा बच्चा जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जो प्यारा सा है, छोटा सा है। His eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. उसकी आंखें बाहर पेड़ पे दौड़ रही स्क्वायरल की गेम में खोई हुई है। वो भी सोचता है क्या रखा है पढ़ाई में, क्यों ना मैं बाहर चला जाऊं, क्यों ना मैं खेलूं। तो इसी के साथ हमारी पहली पैरा खत्म होती है। हम आते हैं दूसरी पैरा पे, और दूसरी पैरा की शुरुआत होती है ऑन सॉर क्रीम वॉल्स। क्रीम कलर की दीवारें जो कई सालों से पेंट नहीं हुई हैं, इसीलिए अब उनका कलर उखड़ रहा है, एक स्मेल सी होती है वहां पे। अब उन दीवारों पे क्या बना हुआ है? डोनेशंस। जिन लोगों ने दान दिया स्कूल को बनवाने के लिए, उनके नाम। कई सारे लोगों को बहुत मतलब मजा आता है अपनी प्रसिद्धि करने में। आपने अक्सर देखा होगा, और कहीं नहीं, लेकिन अलग अलग समाजों के द्वारा नोटबुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कम प्राइस पे। किसी ने देखी है ऐसी नोटबुक्स? यस सर। आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करिए, उसमें कई सारे लोगों के फोटो बने होते हैं जिनकी जो इस दुनिया में नहीं है। अंदर लिस्ट होती है, हम हमारा दाता श्रीयो, इन लोगों ने हमें दान दिया है। समाज इतना बदहाल हो चुका है बेटा कि किसी भूखे को खाना खिलाते वक्त लोग सेल्फी लेते हैं। अरे कुछ अच्छा करते हो दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? एक तरफ दीवारों पे क्या है? डोनेशंस की लिस्ट, शेक्सपियर का चेहरा बना हुआ है, खूबसूरत कुदरती नजारे बने हुए हैं, जैसे क्लाउडलेट्स एट डॉन, अर्ली मॉर्निंग का सूर्योदय का सीन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, अलग अलग शहरों के नजारे बने हुए हैं, बैलेड, फ्लावरी, टायरलेस वैली, खूबसूरत वादियां बनी है, लैंडस्केप बने हैं, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। बहुत खूबसूरत फ्रेज यूज हुआ है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। दीवारों पे एक दुनिया बना दी गई है, भारत का मैप भी होगा, खूबसूरत वादियां, बहते हुए झरने, फूल, पहाड़, नदियां, शहरों का विकास, आसमान नीला, शेक्सपियर का चेहरा, डोनर्स की लिस्ट। जैसे कि उन बच्चों को, इसीलिए कहते हैं द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, उन बच्चों को उनकी दुनिया दी जाती है। पर क्या ये दुनिया उनकी सच्ची दुनिया है? नहीं बेटा, नहीं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप। उन बच्चों के लिए उनकी दुनिया वो क्लासरूम के ऊपर बनी हुई खूबसूरत इमेजेस नहीं है, वो खूबसूरत इमेजेस उनकी दुनिया नहीं है। उनकी दुनिया कहाँ है? उस क्लासरूम के बाहर, उस क्लासरूम की खिड़की के बाहर की दुनिया, where all their future is painted with a fog, जहां पे उन बच्चों का भविष्य जो है वो धुंध में कवर्ड है। अब यहाँ पे पोएट ने फॉग शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि 1940s में भी तमिलनाडु एंड स्पेशली चेन्नई एंड कोयम्बतूर, यानी उस वक्त का मद्रास और कोयम्बतूर इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज थे। वहां पे फैक्ट्रियां बहुत थी, तो धुंध उठता रहता था, धुआं उठता रहता था। कहते हैं इन बच्चों का भविष्य भी ऐसा ही है, मर्की है, अनक्लियर है। A narrow street sealed in with a lead sky. उनकी दुनिया कहाँ है? जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो एक आपको पतली सी गली दिखती है जिसका आसमान लेड का बना हुआ है, जो इनकी नदियों, केप्स और स्टार्स की दुनिया से बहुत दूर है। किताबों में जो पढ़ाया गया, दीवारों पे जो बनाया गया, उससे बहुत दूर है, बहुत अलग है। Surely Shakespeare is wicked. पोएट कहते हैं पक्का जो शेक्सपियर है वो दुष्ट है, विकेड है। अब पोएट ने शेक्सपियर को विकेड क्यों कहा? ध्यान से सुनिएगा, पोएट ने शेक्सपियर को विकेड क्यों कहा, ये भी ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि शेक्सपियर की जितनी भी कहानी आप पढ़े, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, ढेरों कहानियां, या उसके सॉनेट्स पढ़िए, ये सब शाही परिवारों की बात करते हैं, किसी गरीब की बात कभी नहीं करता शेक्सपियर। इसीलिए क्या कहते हैं पोएट कि शेक्सपियर तो विकेड था। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, जो दीवारों पे मैप बना है वो बुरा एग्जाम्पल है। क्या दिखाता है वो? शिप्स, सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। ऐसी चीजें दिखाता है जो उनके नसीब में नहीं है, उनको मजबूर करता है कि जाओ इसे चुरा लो,
और उस चक्कर में वो बेचारे क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। वो lives that slyly turn into their cramped holes from fog to endless night. अगर एक बार बच्चा क्राइम की दुनिया में चला गया तो उसकी दुनिया जो आज धुंध से भरी हुई है वो आने वाले समय में कभी न खत्म होने वाली रात बन जाएगी। एक बार क्राइम की दुनिया में वो चला गया तो क्या कभी वहां से बाहर आ पाएगा? कभी नहीं। On their slag heap, उनके कचरे के ढेर के ऊपर, these children were skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. उनको अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि हड्डियों के ऊपर किसी ने चमड़ी चढ़ा दी हो। उनके चश्मे पुराने हैं, स्क्रैचेस वाले हैं। All of their time and space are foggy slum. उनका पूरा समय, उनकी पूरी दुनिया इस झोपड़पट्टी में, स्लम में धुंध से भरी हुई है। So blot their maps with slums as big as doom. क्यों नहीं उनकी दुनिया उनको सच बताते कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, तुम्हारी नसीब में सिर्फ मौत है। The word doom represents death. लेकिन पोम का अंत निराशा पे नहीं, ऑप्टिमिज्म पे होता है। पोएट अपनी आखिरी पैरा में ऑप्टिमिज्म भर देते हैं। क्या कहते हैं? अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, इन बच्चों का भविष्य कैसे बदलेगा? या तो गवर्नर यानी सरकार कुछ कर दे, गवर्नमेंट कुछ कर दे, या तो इंस्पेक्टर यानी ब्यूरोक्रेसी कुछ कर दे, या फिर कोई विजिटर आए और डोनेट कर दे। अगर वो लोग इनके लिए कुछ करें, then this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. तब जाके उनका ये जो मैप दिखाया गया है, जो खूबसूरती दीवारों पे दिखाई गई है, वो उनकी रियलिटी बनेगी। और जो दुनिया भर ने दरवाजे और खिड़कियां उनके ऊपर बंद कर दी हैं, जैसे किसी को कब्र में बंद करने के बाद ऊपर ताबूत में कील गाड़ दी जाती है, ताबूत को बंद कर दे। कैटाकॉम्ब रिफर्स टू ग्रेव, कॉफिन। इनको तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए पोएट कहते हैं ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। इनको तब तक तोड़िए जब तक ये शहरों को ना तोड़ दे। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, ले जाइए इन बच्चों को हरे हरे खेतों में खिलाइए, ये झोपड़पट्टी में रहने लायक नहीं है। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज़्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, सुनहरी रेत पे नीले आसमान में उनको दौड़ने दीजिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स, उनको पढ़ने दीजिए। इनका भविष्य तभी बनेगा जब ये पढ़ेंगे। बेटा गरीबी से ऊंचे उठने का एक ही रास्ता है, एजुकेशन। सुपर 30 में एक डायलॉग है, जब एक खानदान में एक बच्चा पढ़ लेता है तो उसके आने वाली 7 पुश्तों का नसीब बदल जाता है। And let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history there whose language is the sun. अब उनको ऐसी दुनिया ले जाइए जिसका भविष्य, जिसकी भाषा सुनहरा सूरज है। अंधकार से निकाल ले जाइए इनको, कुछ करिए इनके लिए। यहाँ पे आपकी पोम नंबर 2 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम पूरी हो जाए। बेटा किसी को कोई डाउट? नो सर। बेटा मैं उम्मीद करूंगा। डाउट है हाँ पूछो माधव। सर, स्लाइली का मतलब? स्लाइली, जस्ट अ मिनट, मैं भी आपको एग्जैक्ट मीनिंग देता हूँ। मैं भी आपको अधूरी भाषा में उसकी मीनिंग नहीं देना चाहता। इन अ कनिंग वे, दुष्ट तरीके से। और सर डूम का मतलब क्या बोला था? डेड, 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 डूम, डेड, मौत। ओके सर हाँ माधव बोलो। सर एक और पूछो पूछो। सर, लास्ट लाइन, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर whose लैंग्वेज इज द सन, वो पता नहीं चला। एक नई हिस्ट्री लिखो उनके लिए, जिसकी भाषा जो है वो सूर्य है, मतलब उज्जवल है। एक ऐसा इतिहास लिखो जो अंधकार से भरा हुआ नहीं है, रोशनी से भरा हुआ। ओके सर तो वो व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स क्या है, मतलब उसका रेफरेंस? बेटा these two colors, see, white indicates peace, green indicates prosperity. Okay, ओके सर। anybody having any out? नो सर। चलिए तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इसके। बाय बाय फॉर नाउ। बाय सर। सर सर
सर। बाय सर।